350 वर्ष पूर्व की बात है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का एक बालक जब अपने बाड़े में गाय भैंसों को चारा पानी देने के लिए घुसा तो एक शिशु का रुदन स्वर सुनाई दिया। वह उसी आवाज की ओर दौड़ा गया। देखा, एक नवजात शिशु पड़ा हुआ बिलख रहा था, शायद अपने उस दुर्भाग्य पर जिसके कारण उसे जन्म के तुरंत बाद ही अपनी मां से बिछुड़ना पड़ा था। अहीर ने आसपास देखा, शायद उसकी मां यहीं कहीं हो, तो देखा पीछे के दरवाजे में एक स्त्री तुरंत मुड़ी और बड़ी तेजी से चली गई। अहीर ने फिर भी उस स्त्री का मुंह देख लिया और पहचान गया कि यह मगध के एक सरदार की धर्मपत्नी है, जिसका पति युद्ध में मारा गया था। कुछ ही दिन पूर्व की तो बात थी, तब वह स्त्री अपना वैधव्य काटने के लिए अपने भाई के पास आई थी। भाई ने अपनी एकमात्र बहन को संरक्षण और सम्मान दिया। उसका प्रसव काल निकट ही था, तब भाई को चिंता होने लगी। बेचारा अपना पेट ही तो बड़ी मुश्किल से भर पाता था, फिर बहन के बच्चे का भार कैसे उठाता। परंतु उसने अपनी चिंता को व्यक्त नहीं किया। बहन भी समझदार थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को किसी अच्छे घर के आसपास छोड़ आने का निश्चय कर लिया, ताकि उसका भली भांति पालन पोषण हो सके। यही सोचकर वह प्रसव के बाद अपनी ममता का बंधन तोड़कर नवजात पुत्र को उक्त अहीर के बाड़े में छोड़ने के लिए आई थी। वह जानती थी कि यह अहीर दयालु है, इसलिए बच्चा अच्छी तरह यहीं पल सकेगा और आंखों के सामने भी। यही बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भारत राष्ट्र के सम्राट पद पर बैठा और अपना ही नहीं, देश का नक्शा भी बदलकर रख दिया। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंशीय क्षत्रिय थे। जब वह गर्भ में था तभी वे एक लड़ाई में मारे गए। बचपन से ही बालक चंद्रगुप्त को विपत्तियां और कठिनाइयां देखनी पड़ीं। जिस अहीर के पास मां ने अपने बेटे को छोड़ा था, वह भी बड़ा लोभी निकला। चंद्रगुप्त जब बड़ा हो गया तो गांव में एक दिन कोई शिकारी आया। चंद्रगुप्त अपने घर के सामने ही खेल रहा था। दूध मिलता था खूब पीने के लिए और दिन भर खेलना कूदना। बेफिक्री और अच्छे भोजन ने चंद्रगुप्त को परिपुष्ट शरीर प्रदान किया। शिकारी निसंतान था, इसलिए उसने निश्चय किया इस बच्चे को अपना बेटा बनाना चाहिए। शिकारी ने आसपास के पड़ोसियों से चंद्रगुप्त के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि यह बालक उस अहीर का अपना बेटा नहीं है और प्रयत्न किया जाए तो असंभव नहीं है कि वह उसे देने के लिए राजी हो जाए। शिकारी ने समझबूझ से अहीर के सामने इच्छा व्यक्त की। अहीर ने कह दिया कि चंद्रगुप्त पर किया गया अभी तक का खर्च कोई चुका दे तो वह उसे चुकाने वाले को सौंप देगा। शिकारी ने अहीर को काफी धन देकर चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया। जब चंद्रगुप्त की मां को यह सब पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई। अब तक तो वह अपने बेटे को देखकर ही संतोष कर लिया करती थी, परंतु वह अब उसकी आंखों से भी ओझल हो रहा था। किसी तरह उस बेचारी ने अपना मन मार लिया और चंद्रगुप्त शिकारी के साथ चला गया। शिकारी भी अच्छा धनवान था, काफी संपत्ति और पशुधन था उसके पास। शिकारी ने उसे पिता का प्यार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं को और भी सुखी तथा निश्चिंत अनुभव करने लगा। शिकारी के साथ रहकर चंद्रगुप्त कई गुण और शस्त्र विद्या सीख गया। कुछ बड़ा होने पर वह भी अपने नए पिता के मवेशी चराने लगा। साथ में दूसरे ग्वालबाल भी होते। ढोर तो इधर उधर चरते रहते और चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेला करता, कभी राजा प्रजा का, कभी चोर सिपाही का। अच्छे डीलडॉल में भी बड़ा होने के कारण इन खेलों में मुख्य पात्र तथा निर्णायक चंद्रगुप्त को ही बनाया जाता था। एक दिन की बात है, ग्वालबाल साथियों के साथ वह राजा प्रजा का खेल खेल रहा था। पास से ही गांव की ओर एक सड़क जाती थी। उस सड़क पर से निकला एक क्षीणकाय दुर्बल ब्राह्मण। बालकों को राजा प्रजा का खेल खेलते देख कौतूहलवश वह वहीं रुक गया। मनोरंजन की दृष्टि से वह राजा बने चंद्रगुप्त के पास पहुंचा और नाटकीय निवेदन किया, महाराज, मैं गरीब और अनाथ ब्राह्मण हूं। हाँ, बोलो, क्या चाहिए? राजा बने चंद्रगुप्त ने कहा। कुछ गायें मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी हो। उस ब्राह्मण ने कहा, ले जाओ। पास चल रही गायों की ओर इशारा करते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, जितनी चाहिए ले जाओ।
इनका मालिक मुझे पकड़कर मारेगा? ब्राह्मण ने और भी रस लेते हुए कहा, किसकी हिम्मत है जो सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञाओं का उल्लंघन करे? चंद्रगुप्त ने इस प्रकार उत्तर दिया जैसे सचमुच ही वह राजा हो और वह ब्राह्मण जो और कोई नहीं भारतीय नीति शास्त्र के पंडित चाणक्य थे। उस उत्तर से वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बालक चंद्रगुप्त को एक उदीयमान प्रतिभा के रूप में देखा और लगा कि उनकी खोज पूरी हो गई है। उस समय चाणक्य किसी ऐसे युवक की तलाश में थे जिसे आगे कर वे भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर सकें। उस समय भारतवर्ष अनेक छोटे बड़े राज्यों में बिखरा हुआ था, जिनके अधिपति राजा महाराजा वीर तो थे, परंतु अपने संकीर्ण स्वार्थों और संकुचित हितों के लिए ही परस्पर लड़ते मरते रहते थे। चंद्रगुप्त में वह प्रतिभा देखकर उन्होंने शिकारी से संपर्क साधा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया। चाणक्य अपने नए शिष्य को लेकर तक्षशिला पहुंचे और वहां शस्त्र तथा शास्त्र दोनों सिखाने लगे। शासक स्तर के व्यक्ति को बुद्धि और शक्ति दोनों ही विभूतियों से संपन्न होना चाहिए। चाणक्य ने सैन्य बल की अपेक्षा बुद्धि बल से काम लिया और नंद के कई अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया। अंदर से इतना सशक्त विरोध नहीं होगा, यह जानकर चंद्रगुप्त अपनी सेनाएं लेकर मगध पर टूट पड़ा। यद्यपि नंद के कई अधिकारियों ने चंद्रगुप्त की मदद की, फिर भी मगध को जीतने में 2 वर्ष का समय लगा। 321 ई.पू. चंद्रगुप्त ने अपनी सेनाओं सहित मगध, पश्चिमी भारत को सुरक्षित और कंटकहीन कर चंद्रगुप्त मगध की ओर मुड़ा। उस समय मगध के पास काफी बड़ी सेना थी। लगभग 2,25,000 सैनिक मगध के राज्य की रक्षा का भार संभाले हुए थे। परंतु चाणक्य जानते थे कि मगध का राजा नंद वहां की जनता में बहुत अलोकप्रिय है। चाणक्य ने सैन्य बल की अपेक्षा बुद्धि बल से काम लिया और नंद के कई अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया। अंदर से इतना सशक्त विरोध नहीं होगा, यह जानकर चंद्रगुप्त अपनी सेनाएं लेकर मगध पर टूट पड़ा। यद्यपि नंद के कई अधिकारियों ने चंद्रगुप्त की मदद की, फिर भी मगध को जीतने में 2 वर्ष का समय लगा। 321 ई.पू. चंद्रगुप्त ने अपनी सेनाओं सहित मगध, राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। नंद का शासन समाप्त हो गया था। राज्य सिंहासन पर चंद्रगुप्त को राजतिलक किया गया। इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद भी चंद्रगुप्त में घमंड बिल्कुल ही नहीं आया। कहते हैं, उसने अपने पालक बचपन के अहीर पिता को ढूंढवाया और उसे पर्याप्त धन दौलत दी ताकि वह सुख चैन से जीवन बिता सके। सम्राट चंद्रगुप्त ने इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति होते हुए भी कभी इस विचार को प्रश्रय नहीं दिया कि मैं अतुल धन संपदा और राज्य लक्ष्मी का स्वामी हूं। वह सदैव यही मानता रहा कि मैं प्रजा का सेवक मात्र हूं, अपने मार्गदर्शक महामती चाणक्य का विनम्र अनुगामी भर हूं, जो इतने बड़े राष्ट्र के गठन में प्रधान भूमिका निभाने चाणक्य के परामर्श से सारा राजकाज चलता था। सैन्य संगठन तथा सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ बनाई गई थी कि बाहर का कोई भी शत्रु राष्ट्र की सीमा को बेध नहीं सकता था। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिल्यूकस सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख भी आता है, परंतु उसे पराजित होकर ही जाना पड़ा। लगभग 24 वर्षों तक राज्य कर 277 ई पूर्व चंद्रगुप्त का देहांत हो गया। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।